प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एंकर पर्सन है काशिफ अब्बासी और एनालिस्ट भी हैं। जो आज के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, पेट्रोल बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया, अमरीका पर तनकीद, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या इमरान खान ने सियासी मुहिम का आज से आगाज कर दिया है? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो का वजीर आजम इमरान खान से असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा, तहरीक आदम एतमाद की गूंज के बाद मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा, ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक की गूंज दब गई। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम का दौरे रूस, हुकूमत ने दौरे को तारीखी करार दे दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पाकिस्तानी तलबा रुल गए, पाकिस्तानी सफारतखाना अपने शहरियों को मदद फराहम करने में नाकाम। ये अहम इशूज हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, काशिफ अब्बासी भी हमें ज्वाइन करें, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि ये जो वजीर आजम का आज कौम से खिताब था, ऑल्दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें के ऊपर उन्होंने बात की अपने खिताब में, बट मकसद क्या था? मैंने तो जैसे आपको पता है मुस्बत सोच रखता हूँ, तो तारीफ शुरू से करना चाहिए कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया है और 5 रुपये फी यूनिट बिजली का कर दिया है, और तकरीबन वो कह रहे हैं कि 407 अरब रुपए के जो है ये मुख्तलिफ कर्जे जो हैं किसानों को, यूथ को ये दिए जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। मगर 2-3 मसले इसके ये हैं। एक तो ये है कि वो उस वक्त किया जब सारी अपोजिशन सड़कों पे आ गई है, धरने पे आ गई है, हर घर में बहस हो रही है कि हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये वक्त बताएगा कि टू लिटल टू लेट है, या इस जेस्चर की वजह से अवाम की और इस्टेब्लिशमेंट की तशफ़ी और तसल्ली हो जाएगी और ये बच जाएंगे। पहली बात। दूसरा, इसका इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है कि ये जो करने जा रहे हैं तो ये इतना सारा, और भी अगर $100 पे पहुंच गया पेट्रोल, और भी अगर बढ़ जाए, जो कि क्राइसिस यूक्रेनियन चल रहा है, तो ये पैसा आएगा कहाँ से ये पैसा लाएंगे कि ये अवाम को ये सब्सिडी देने जाएं। तो मैंने 2-4 बड़े इक़्तिसादी एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने कहा जी 2 ही तरीके हैं। एक ये है कि ये नोट और छापेंगे जिससे मज़ीद महंगाई होगी, सो महंगाई पे तो इसका नहीं है। दूसरा, कर्जे लेंगे, उससे अगेन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का वही इशू आ जाएगा इकनॉमिक। सो उससे ये इन चीज़ों से मसले, अगर महंगाई का वो है तो इतनी ये आसान काम नहीं है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर को हमेशा, या तो खुद हम जसारत नहीं करते कि इन चीज़ों का अब नहीं पता 3-3.5 साल बाद भी। दूसरा कि उनको एक बड़े सिलेक्टेड से फिगर्स देते हैं जो कि उनको सूट करते हैं, और अक्सर वो मिसगाइडेड होते हैं और पूरी पिक्चर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कह रहे होते हैं, उनको ये फीड किए होते हैं, ये कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा जी वही पुरानी दास्तान कि जी हमें जब करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था $19 बिलियन का था, याद रहे कि अब $20 बिलियन के करीब होने जा रहा है। ये आज ही की खबर है, ये न्यूज़ अखबार में छपी हुई है। उसके बाद जो है उन्होंने जिक्र किया कि जी बम्पर क्रॉप्स हो गई हैं। अच्छी रोज़ी पिक्चर अपनी परफॉर्मेंस की आज सर्टिफिकेट ले रहे थे ना, कि देखें मुझे निकालने की बातें हो रही हैं। और जिस तरह एक इंसान घबरा के नहीं बताता कि इलेक्शन स्पीच के मैं जहाँ आखिरी स्पीच कि जी मैंने देखे क्या क्या कुछ किया, उन्होंने कहा जी हमने 4 जो है ना मेजर हमारी जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो बड़ी अच्छी गई हैं। तो 5वीं जो असल क्रॉप है कॉटन, उसका जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। बाकी चारों गंदम, चावल, मेज़ और वो गिनवा दी, मगर उन्होंने कपास का नहीं किया, क्योंकि कपास का अभी भी जो है ना बड़ी मुश्किल। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम कपास हुई थी 5.5 मिलियन, अब वो बड़ी बढ़ा के बड़ी मुश्किल से 8.5 पे लेके गए हैं, जो कि तकरीबन उससे भी कम है जितनी कि इनको मिली थी। कपास का है। दूसरा कि बाकी भी गंदम शंदम अभी भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और $10 बिलियन का पिछली दफ़ा आपका क्रॉप्स का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बिल था, इस दफ़ा सुना है उससे भी बढ़ रहा है। सो ये एक फैक्चुअली प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, उन्होंने महंगाई का वही जो होता है कि बाहर की कीमतों का बताया है, बाहर इतनी महंगी है। हम बड़ी दफ़ा अर्ज़ कर चुके हैं कि जनाब बाहर का कंपैरिजन ना किया करें। लोग, पहली बात है कि नहीं इंटरेस्टेड हैं। आपने देखना होता है हुकूमत की परफॉर्मेंस कि किसने किस हालात में क्या किया। तो वो पहले तो जो फिगर दे रहे थे 8-9% इन्फ्लेशन का, वो कोर इन्फ्लेशन का दे रहे हैं, जो कि CPI इंडेक्स जो है ना वो ज़्यादा मैटर करती है, और वो 13% है।
और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो कि डायरेक्टली गरीब आदमी को अफेक्ट करती है वो 17-18% के ऊपर है। सो उसमें भी सिलेक्टिवली वोट दे रहे थे। और दूसरा वो एवरेज जो निकाल के पिछले हुकूमतों की दे रहे थे, इनको लोगों को भी भूल गया है, शायद प्राइम मिनिस्टर को भी भूल गया है कि जनाब आपके शुरू के 3 साल में कोविड की वजह से पेट्रोल जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया था, गैस भी मुफ्त थी। वो कह रहे थे मुफ्त उठा लो, जितनी लेनी है ले लो। जो इन्होंने नहीं किया और जो जिसकी गलतियों का खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। और हमें तेल का, ठीक है दुनिया भर में ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, हमें इतराज़ ये रहा है कि जो चीज़ें कम की जा सकती थी, जैसा कि राइट टाइम पे अगर आप ये LNG और पेट्रोल ख़रीद लेते जब बिल्कुल टका टोकरी, वर्चुअली टका टोकरी हुआ था कि मंगवाने की कीमत ज़्यादा थी और वो कह रहे थे मुफ्त पेट्रोल ले लो, तो हमें 2-4 साल का ख़रीद लेते तो कोई, और बाकी मुल्कों ने ख़रीदा, तो वो गलती जो अपनी गलतियाँ हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लास्टली उन्होंने पता नहीं क्या एक फिगर दे दिया कि हमारी $38 बिलियन की एक्सपोर्ट है। मेरा ख्याल है आज ही छपा हुआ है रज़ाक दाऊद साहब का कि जी हमारी $31 बिलियन की एक्सपोर्ट होंगी, जो कि जब पूरा साल होगा फिर देखेंगे, वो दावे कर देते हैं। जबकि हमारा ये ख्याल है कि डॉलर को जितना ये 123 से 180 पे ले गए हैं, तो ये तो डबल ट्रिपल होना चाहिए था उस लिहाज से एक्सपोर्ट्स ये नहीं गई हैं। लास्टली मैं इकॉनमी की साइड पे ये कह दूं कि इससे जो है इन्होंने ये सारी चैप्टर तो कर दिए हैं, मगर ये हम 3 साल से कह रहे थे कि करेक्टिव मेजर करें। अब जाके इन्होंने 3.5 साल बाद किया है। ये काशिफ अब्बासी साहब से, क्लास साहब से, इनसे पूछ लें कि इससे ये जो बहरान है, सियासी बहरान और इक्तिसादी बहरान, हल हो जाएगा कि नहीं। जी, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आपको वेलकम करेंगे शो पे। और हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पे जो उन्होंने आज किया, और अभी आमिर मतीन साहब उसके ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे, कैसे देख रहे हैं उनके इस खिताब को और रिलीफ पैकेज को जो वो दे रहे हैं? देखिए, आमिर भाई ने जो मईशत को एक्सप्लेन किया वो तो उन्होंने किया, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं तो बड़े ओपनली एडमिटेड फैक्ट है कि मैं तो मईशत को ज्यादा समझता नहीं। मेरा ख्याल है बड़ी एक स्पेशलाइज चीज है जिसकी गिरफ्त है, जिस आमिर भाई सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन को और दूसरी इन्फ्लेशन को। अगर ये इनको ज्यादा समझ, मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल साइड देख सकता हूँ इसकी। वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट प्रेशर में है। ये जो तरीके दम एतमाद है, लॉन्ग मार्च है, एक सियासी प्रेशर आया गवर्नमेंट पर, और ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रेशर था जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, जो महंगाई बढ़ रही थी। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा प्रेशर इस चीज का था, जो कि वो विजिबली फील भी कर रहे थे। लेकिन IMF के प्रोग्राम में होने की वजह से वो इसको कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे थे, उसको तब्दील नहीं कर पा रहे थे, उसको चेंज नहीं कर सक रहे थे। तो मसला ये था कि मुझे ये लगता है ये जो गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है, देखना ये कि क्या ये IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे या ये इस IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। क्योंकि ये तो IMF की डिमांड्स हैं कि आपने बिजली महंगी करनी है, फलानी चीज आपने इतने में रखनी है, क्या कौन सी चीज किधर जाएगी। तो क्या ये दोबारा IMF के प्रोग्राम में, क्योंकि एक चीज तभी रहती है, उसके लिए भी जाहिर है ये फ्रंट लोडेड प्रोग्राम है। आप पहले जाते हैं, चीजें करते हैं, उसके बाद IMF जब आपके इकदाम देखता है, उसके बाद ये फैसला करता है कि उसने आपको अगली रिलीज करनी है जो उसकी किस्त है या नहीं। सो अब ये तो देखना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने अपनी IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किया था, वो प्रोग्राम से बाहर निकल गए थे उस वक्त। देखना ये कि क्या ये गवर्नमेंट अपना प्रोग्राम पूरा करेगी, पहला सवाल। दूसरा, क्या ये दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि अभी माजी करीब में ही ये बात की जा रही थी, बार कि दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। लेकिन ये इलेक्शन ईयर, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इस वक्त, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए दोबारा IMF के पास जाना। तो मुझे तो ये अगर आप मेरे से पूछें ऑनेस्टली तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, और ये सारा पॉलिटिकल प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से ये सारे फैसले लिए गए। काशिफ, ये हमने सुना था इनको, शौकत तरीन साहब जो हैं कंपनी, इमरान खान साहब ने खुद भी कहा था कि IMF के कहने पे इन्होंने सबसे ज़्यादा रोला तो उस पर पड़ा था, स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी पे। अगर वो सरेंडर कर दी थी, और बहुत सारे इनके हाथ बंधे हुए थे, बिजली की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की बढ़ाई, सारी चीज़ें कहीं। अभी की बात है, कोई लंबी बात नहीं कर रहे, 1-2 महीना पहले की बात कर रहे हैं, बल्कि इसी, मेरा ख्याल है इसी फरवरी के महीने में इन्होंने अपना स्टेट बैंक का वो पास करवाया बिल वगैरह। अचानक इनके अंदर से इतनी ब्रावडो कहाँ से आ गई है कि 1-2 हफ्ते पहले तक तो लेटे होते सारे के सारे कि IMF हमें
सांस नहीं लेने दे रहा, IMF हमें ये कर देगा, मुल्क की इकॉनमी बैठ जाएगी, हम सब्सिडीज नहीं देंगे। बल्कि उसने कहा 360 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडीज विड्रॉ की गई हैं इन शौकत मिनी बजट जो वगैरह जो आया था। अचानक कहाँ से फूक भर गई हमारे अंदर के, नहीं जनाब हम तो खड़े हो गए माशाल्लाह के 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा के 10 रुपये कम कर दिए। और आज उसकी सुबह थी, उसकी खबर थी कि इन बिजली की कीमतें जो हैं कोई जनवरी से तो वो भी 5.5 रुपये बढ़ा रहे थे, फिर उसके साथ आज कहे नहीं हम कम कर रहे हैं। तो ये अचानक 1-2 हफ्तों में क्या हो गया है? या वही जो आप बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है खान साहब पे? देखिए मुझे तो ये रऊफ साहब पॉलिटिकल प्रेशर ही लग रहा है। आप अगर देखें पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से लेकर निकल चुकी है। मार्केट की खबर तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मार्केट की खबर क्या है। मार्केट तो इस टाइम इस चीज को रिएक्ट यही कर रही है देख करके मेरे ख्याल में कि हालात फंसे हुए हैं। इनके आपस के जो मसाइल थे वो मामला तो जो काफ लीग के साथ डील थी, ऑपोजिशन क्या देख रही है, ऑपोजिशन से आवाज यही आ रही है कि सारा मामला तय हो चुका है। कौन सा ऑपोजिशन की हद तक आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिशन की हद तक आवाज यही आ रही है कि सारे मामला तय हो गए हैं, अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर तरीके एतमाद आएगी। तो वो जो प्रेशर है इस गवर्नमेंट पे, ये वो प्रेशर है जो इनसे ये फैसले करवा रहा है। और वो प्रेशर बड़ा विजिबल प्रेशर है। अच्छा, आपने भी खान साहब की तकरीर सुनी, हम सब ने सुनी है। माई ओपिनियन, आप इस पर प्लीज आप अपने ओपिनियन दीजिएगा। खान साहब बड़े आज वो डिफेंसिव थे, प्लीड कर रहे थे अपना केस, ही स्प्लिटिंग इस केस, जो उनका स्टाइल था होता है यूजली तौर पर अग्रेशन के साथ आते हैं, दबा के बात करते हैं, रगड़ दो ये कर दो। आज वो उससे ज़्यादा जो मुझे लगा है कि वो उन्होंने अपना केस प्ली करने की कोशिश की, प्लीड करने की कि ये मेरे मसले हैं, ये मेरे इश्यूज हैं, ये मैं कर सकता हूँ और इस तरह की चीज़ें। खान साहब अपने एक रिवायती जोश में नहीं थे जो उनकी शख्सियत का, पर्सनैलिटी का उनका वो है एक समझा जाता है, हिस्सा समझा जाता है। आपकी भी राय ये या डिफरेंट है कुछ? जी मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि एक बड़े डिफेंसिव मोड में नजर आए यार। डिफेंसिव देखें, मैं बड़े अरसे से बहुत से फाइनेंस मिनिस्टर से एटलीस्ट ऑफ द रिकॉर्ड जरूर गुफ्तगू की, जब भी की उन्होंने कहा जी IMF का प्रोग्राम हम ये नहीं कर सकते, हम बिजली सस्ती नहीं कर सकते। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी माजी के सारे गिनवाए कि किसकी इन्फ्लेशन कितनी थी, क्या इंटरनेशनल प्रेशर है इस वक्त। लग ऐसी राय थोड़े से डिफेंसिव पे नजर आए इमरान खान साहब, जो कि लार्जली जनरली आपको अगर आप उनकी पॉलिटिक्स देखें वो आपको नजर नहीं आता इस तरह के वो डिफेंसिव पर है। तो मुझे थोड़े से डिफेंसिव पे नजर आए। अच्छा, आज उन्होंने बाकी तो सारा काशिफ उन्होंने कंपैरिजन ड्रा किया, पीपल्स पार्टी के साथ भी किया, नवाज शरीफ साहब के, जनरल मुशर्रफ के 11 सालों का कोई कंपैरिजन मुझे नजर नहीं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। उसको क्यों स्किप कर गए? क्योंकि उनका मुकाबला रऊफ साहब इस वक्त इन लोगों के साथ है ना। उनका मुकाबला इस वक्त है किसके साथ? वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, जो लोग इनके खिलाफ सड़कों पर है। तो जाहिर है जिसके साथ मुकाबला करना है उसी की मिसाल भी देंगे, उसी के साथ जो कंपैरिजन्स होंगे वो भी इनके साथ ड्रॉ करेंगे। लेकिन काशिफ आप ये देखें, जनरल मुशर्रफ पे तनकीद करनी थी, पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करनी थी, वो तो फॉरेन पॉलिसी पे तो उन्होंने स्किप नहीं किया। कर दी, बिल्कुल वो कर दी। क्योंकि नहीं, उस पर तो उन्होंने तनकीद की कि ड्रोन मारते थे और ये झुक गए थे, अमेरिका के आगे फलां कर दिया था उस वक्त। लेकिन आपने उसमें भी रऊफ साहब सुना होगा, उन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ के दौर में इतने हमले नहीं हुए जितने जमहूरी हुकूमतों के दौर में हमले हुए, क्योंकि इनकी जायदादें बाहर पड़ी। उसमें भी उन्होंने कोई तनकीद उस तरह नहीं की, बल्कि उनको भी कुछ सेफ साइड दी कि जहां जब डिक्टेटरशिप थी उस दौर में भी ड्रोन इतने नहीं थे जितने आजकल ये पिछले कुछ अर्से में ड्रोन हुए। तो मेरा ख्याल है उधर भी थोड़ा सा लेवरेज देगा। काशिफ, ये अभी एक और मेजर जो आज उन्होंने अनाउंस किया वो था कि जो भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उससे कोई पूछा नहीं जाएगा, तो वर्चुअल एमनेस्टी दे दी एक और। तो आगे ही हमें फैटिव से भी इस पे प्रॉब्लम हो रही है, IMF ने भी इस पे वो मजीद, तो मुझे क्या रिएक्शन इस पे आएगा? सर देखिए, मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी हो रहा था वो फैटअप हो या IMF हो, जो भी रिएक्शन आएगा वो तो एक तो इंटरनली आएगा, लेकिन इससे पहले भी मुझे लगता है कि पहले भी ये कंप्लेन या ये अपना केस प्लीड करते रहे कि डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ जा रहा है बिकॉज ऑफ सम मेजर्स। आई डोंट नो कि ये सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे तो फैटअप का केस आपका रूस के दौरे की वजह से भी, लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो फैटअप, आप जानते हैं कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है फैटअप पर। सो ज्यादा तो मुझे परेशानी उस बात की है कि उससे क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पब्लिकली शायद ना आए इसका रिएक्शन, लेकिन प्राइवेटली जब भी आप उनसे बात करेंगे, चाहे वो IMF हो या कोई और हो, वो जाहिर है इस चीज को लाइंग डाउन तो नहीं लेंगे।
क्योंकि उनका एक प्रोग्राम है, फ्रंट लोडेड प्रोग्राम है, उसके ऊपर रिएक्ट तो करेंगे वो। कि अरे काशिफ आप जरा पीका पे आ जाते हैं जो अहम है, जिस पे आप, मैं, आमिर साहब या किसी को भी पुलिस या एफआईए घर में घुस कर बगैर वारंट के उठा सकती है और उनको 6-6 महीने वो जेल में भी रखे जब तक फैसला नहीं होता केस का। उस पर आपका क्या व्यू? खान साहब कहते हैं जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको तो नहीं घबराना चाहिए, मतलब ये डिफाइन अब हुकूमत खान साहब ही करेंगे कि काशिफ अब्बासी अच्छा जर्नलिस्ट है, आमिर साहब अच्छे नहीं है, मैं बुरा हूँ तो रबिया ठीक है, तो ये फैसला कौन करेगा? इमरान खान साहब करेंगे या आप इसको कैसे देखते हैं? वो तो आज डटे हुए थे कि नहीं जनाब हम तो सहाफ़ियों को जो भी करेगा हम उनको घर से उठाएंगे। सर देखिए, खान साहब को एक बात मैंने आज भी, जब उनका ये टीका का जो उन्होंने बात की, उसको जब टीवी पर मैं बात कर रहा था उसकी, मेरा उस पर बड़ा, हमारा देखिए हमारा और आपका रोक से बड़ा क्लियर मौका पर जो बात खान साहब फरमा रहे हैं, उनको इस बात का खुद एहसास होना चाहिए कि जर्नलिस्ट को डेफेमेशन में, ये सारे डेफेमेशन केसेस है, सिविल लॉसूट्स होती हैं बाइक को। अगर किसी ने आपके घर पे आपकी वाइफ पर कोई तरह की बात की है, बिल्कुल आप उसको कोर्ट ले सकते हैं। ये डेफेमेशन हत्या की इज्जत के दावे करें, यहाँ पे अगर आपने करना है, इस कानून को मजबूत करें। जैसे आपसे मेरी उस दिन बात हो रही थी रोहतम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कानून साजी को काम है पाकिस्तान में, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, पेमरा में बुलाया जाता है, फाइन्स होते हैं, करना चाहिए चाहते हैं तो उससे करें। आपका ख्याल है कि अरेस्ट करने से ये तो बुली करने वाली बात है, मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट को, कि आप उसको बुली करने पर आ गए हैं कि हम आपको उठा लेंगे अगर आपने हमारे खिलाफ इस तरह की कोई बात की। आई थिंक दैट, मेरा ख्याल है उनको खुद इसकी सेवेरिटी का एहसास नहीं है कि जो रिजर्वेशन है दूसरी साइड के, वो रिजर्वेशन किस वजह से हैं। मेरा ख्याल है ये एहसास उनको खुद भी नहीं है शायद, जिसकी वजह से ये बात करते हैं। और कासिफ हमारा तो ये भी स्टांस रहा है कि जनाब ये आप डेफेमेशन लॉज को एक्सपीडाइट स्पेसिफिकली जर्नलिस्टों के लिए, ये खास तबके के लिए ना करें। आप वैसे ही अदालतों में जिस तरह टैक्स के मतलब आप गए हैं कि खुदा के लिए आप ज़रा ये जो लोगों के पैसे देने हैं, लोगों ने लटके रहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर दरख्वास्त कर सकते हैं कि प्लीज़ ये जो 98,000 केसेस हैं इसको आप स्पीड अप करें और जनरली जुडिशल रिफॉर्म लाएं। सर ये बिल्कुल ये किया जा सकता है। मैं मुझे वो दिन भी याद है जी, अगर आपको आमिर भाई याद हो, साकिब निसार साहब ने वो ज़ैनब वाकया जो हुआ था, आपको बड़ा मशहूर वाकया आपको याद होगा, और डॉक्टर शाहिद मसूद ने उस पर प्रोग्राम किया था, साकिब निसार साहब ने सू मोटो ले लिया, फिर शाहिद मसूद साहब के खिलाफ उन्होंने पंचायत बुला ली थी और सारे जर्नलिस्ट को बुला लिया, उसमें मुझे भी बुला लिया उन्होंने और चले गए हम भी। जब उन्होंने रोस्टर पे बुला के बारी बारी पूछा तो मैंने उनको ये कहा, मैं कहा सर कि आप इंडिविजुअल केसेस देख रहे हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये डेफेमेशन का केस है, तो डेफेमेशन आप तगड़ी कर दें, इस तरह की बात टीवी पर नहीं होगी। मुझे अभी आज भी उनका जवाब याद है, मेरा चांद या इस तरह का कुछ करके उन्होंने कुछ जुमला कहा मुझे, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की मिसाल बनाएंगे इसकी कि आइंदा कोई नहीं करेगा। लेकिन वो वहीं पे हम पुरानी जगह पे खड़े हैं। इवन अदालतों को भी खुद एहसास होना चाहिए कि ये चीजें, ये जो डेफेमेशन के केसेस हैं, अगर आपने अदालत की इज्जत करानी है, आपने इदारों की इज्जत करानी है, सीधा सी बात है, डेफेमेशन का अपना कानून के ऊपर अमल दरामद तेज कर दें, जल्दी जल्दी फैसले करने शुरू कर दें, लोग यकीन माने इसमें बहुत कमी आ जाएगी। अगर आप ये कहेंगे अरेस्ट करके हम किसी को करेंगे, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि उन लोगों को इस बात का भी एहसास नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं। काशिफ वो फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ा सा दोबारा आते हैं कि हमें ये खदशे थे कि प्राइम मिनिस्टर बड़े लोग, क्योंकि दूरबीन से देखा गया उनका रूस का जाना, चीन का जाना भी, तो हमारा ये जनरली ख्वाहिश थी तमाम लोगों की कि हम चूँकि बहुत डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न दुनिया पे, तो ये ऐसे कोई या खामोश रहेंगे या कोई ऐसे जेस्चर्स देंगे जिससे ये बताया जाए कि वाकई हम किसी कैंप को फॉलो नहीं कर रहे। मगर आज उन्होंने अपने उसकी तो ऑफ कोर्स बात की चीन और रूस के उसकी, मगर वो एक किस्म का जो ड्रोन का एक माजी का जिक्र किया और उसमें आज़ाद पॉलिसी का जिस तरह किया, तो ना सिर्फ कि कोई जेस्चर नहीं नज़र आया, पर थोड़ा सा बल्कि एक रिबेलियस टोन जिसको कि ज़रूरत थी न्यूट्रलाइज करने की, जिस तरह वो एब्सोल्युटली नॉट वाली, तो वो नज़र आई। आपको भी ऐसा महसूस हुआ? सर ये आपकी बात तो ठीक है। मसला ये कि इन इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर की तो पोजीशन बहुत पुरानी और बड़ी वाज़ेह पोजीशन हमेशा से रही। ड्रोन्स के मामले पर वो आपको याद है बड़े धरने भी दिए, नेटो सप्लाई लाइन्स भी बंद की। मुझे लगता है कि यूरोप का अगला जो दौरा है, मेरे ख्याल है जर्मनी जाना है प्राइम मिनिस्टर ने,
उस दौरे में जाके अगर वो अपनी टोन थोड़ी सी बेहतर करें, थोड़ा सा पैगाम दें यूरोप को, क्योंकि असल मसला ये है कि पुराने दौरे होते हैं जो ऑलरेडी प्लान होते हैं, उसको एकदम खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है कि आप आखिरी मौके पे कैंसिल कर दें, क्योंकि दैट टू गिव सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज। इतने अरसे बाद इतना बैकडोर के ऊपर इतना काम करने के बाद अगर एक रास्ता खुला है, हमें तो सबसे रिलेशनशिप रखनी चाहिए। अभी आप देखें, जब वोट हुआ है, वोट में इंडिया ने अब्सटेन किया, यूएई ने अब्सटेन किया, तो चाइना ने तो खैर अंडरस्टैंडेबली अब्सटेन किया, लेकिन उनकी हमारी कोई रिलेशनशिप, हम खुद सोचते हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सारे पीछे पड़ जाए। शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें भी एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी यही होती है आमिर भाई कि आप सारों के साथ अपनी बनाएं। इंडिया सारी उम्र नॉन अलाइंड रहा है, उसको इस चीज का फर्क नहीं पड़ा। अब वो अमेरिका के साथ होते हुए भी अब्सटेन कर रहा है, बयानबाजी उधर से आ भी रही है कि बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो मुझे याद है एजाज चौधरी साहब मेरे साथ थे, वो ज़ाहिर खारजा पॉलिसी को बहुत करीब से देखते हैं। उन्होंने कहा ये आजकल की नई रिलेशनशिप में जो फॉरेन पॉलिसी की रिलेशनशिप्स है, इसमें भी चलती है लेकिन रिलेशनशिप भी चलानी पड़ती है और मुल्क चलाया करते हैं। आई होप कि हमारे केस में भी ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक्स अ लॉट। जी, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद क्लास साहब से उनका व्यू लेंगे और मजीद टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, खासतौर पे ऑपोजिशन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो उनकी मूवमेंट है, और लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इस स्पीच का, ये डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। अभी काशिफ अपना एनालिसिस दे रहे थे, उससे पहले आमिर साहब ने भी इसके ऊपर बात की। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स की अगर बात करें, जो ऑपोजिशन की मूवमेंट है और जो एक आम आदमी का परसेप्शन है अबाउट दिस गवर्नमेंट, तो ये गुनाह धुल गए ये सब कुछ, ये सारा रिलीफ देने से? दो तीन चीज़ें हैं, पहले आपके साथ एक दो खबरें शेयर करते हैं। मेरी आज की हुकूमत के कोई एक तगड़े किसी बंदे से कोई बात हो रही थी जो इन मामलात को जानते भी हैं, ही इज़ पार्ट ऑफ इट। हुकूमत के पास ये खबर है कि शायद 10 मार्च तक तहरीक अदम एतमाद जो है ना, वो शायद अपोजिशन लेकर है। हुकूमत की अपनी इन्फॉर्मेशन है, या उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी है, ये जहाँ से भी उनके पास आई है, 10 मार्च की वो समझ रहे हैं कि अब। लेकिन इस पे हुकूमत भी थोड़ी कंफ्यूज है, जो अपोजिशन ने अपनी पॉलिसी रखी हुई है कि हमने पहले स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेके आनी है, या सीधा जो है हमने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो करनी है। एक और जो मेरी इत्तला आ रही है कि उन्होंने हुकूमत को इसमें चक्कर में डाल दिया कि आपके बंदे हम तोड़ रहे हैं, 20 तोड़ लिए, 10 तोड़ लिए, 15 तोड़ लिए, फलां तोड़ लिए, तो हुकूमत उसी में खड़ी हुई है जी, हम आप पे कल को वो लगाएंगे, उस पर आपको फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट लगाए थे, डरा रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है। उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। अगर इन्होंने ये करनी है चीज़ें यहाँ पे जो अपोजिशन के जहन में है, वो इन्हीं से ही कहलवाएंगे। किसी एक आध ये जो हैं आपके अलाइज हैं, कोई एक आध अलाइज को स्पीकर को लेटर लिख देगा कि सर हम अपनी इमरान खान साहब को जो सपोर्ट है ना, हम अपने विड्रॉ कर रहे हैं। ये उनको इस सूट करता है कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि इस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल हुई है और वो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़ी हुई, उनको बचाने की कोशिशों में नहीं लगी हुई, तो उनके लिए बड़ा ईजी है, ये आसान उसमें रास्ता है कि वो एक ही पार्टी पे काम करें, मेहनत करें, रादर दैन 20 लोगों पे करें। कोई मतलब मुझे वही बंदा आज कह रहा था जी कि रेट जो है ना जो हुकूमत का है कि पहले 20 करोड़ पे फी वोट था, अब जो है ना 50 करोड़ पे तक उसकी बोली लग गई है। मेरा ये ख्याल है फिलर छोड़ रहे हैं, माई व्यू, ये मतलब अपोजिशन की तरफ से जानबूझ के हुकूमत को फिलर छोड़े जा रहे हैं, मिसगाइड। मतलब पॉलिटिक्स में ये कुछ होता है ना, किसी को अब ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे, खुद अपना काम करें। सो मेन उनकी कंसर्न ये है कि किसी आप MQM और क्यू लीग को जो है ना आप राज़ी करें, जो भी आपने रिसोर्स इन्वेस्टमेंट करनी है इन दोनों पे करें कि इनमें से अगर एक पार्टी लिख के दे देती है कि जनाब कि हमें आपकी वो नहीं है, आपकी सपोर्ट हमने विड्रॉ कर ली है, तो फिर इमरान खान साहब पे वो लाजिम हो जाएगा कि अब अपने हाउस में 172 बंदे पूरे करें। उस वक्त फिर अपोजिशन जो है ये अपने बंदों पे काम कर सकती है कि जाए ना वोट डालने, जो अगर 5-10 इनके साथ मिले हैं, ताकि उन पर फ्लोर क्रॉसिंग के इल्ज़ाम भी ना लगे, उन पे कल को वो भी ना हो कि आप लोगों ने मॉरली तौर पर लोग जाए ना। जैसे अभी देखें बिल देखें, इन्होंने मिनी बिल जो पास करवाया, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने कल 154 पे करवाया, हालांकि हाउस में उनके पास 172 हैं। सो लोग वहाँ से आपके वो कर सकते हैं, वहाँ से एब्सेंट रह सकते हैं। सो मेन उनका फोकस ये है कि चौधरी साहबान हैं या आपकी MQM है कि इनको राज़ी करके
इनको इमरान खान साहब से हटाया जाए और इनके लिए इमरान खान साहब वो कहते हैं गेट इमरान खान मिशन, वो आसान हो जाएगा रादर दैन कि आप एक एक बंदे के पास दें, किसी को 50 करोड़ दें, किसी को 20 दें, फिर उनको लेकर आए, वो डरे हुए हों, सहमे हुए हों, जो हम पे ला लग जाएगा, मीडिया हमारे खिलाफ बातें करेगा, हम बैठ के यहाँ पे कहेंगे देखा जनाब कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग की है। द इजी रूट फॉर अपोजिशन इज कि आप इन पे बात करें। वो क्या मांग रहे हैं चौधरी परवेज अली साहब एंड कंपनी, वो वजारत है, वो मांग रहे हैं कि हमें वजीर आला बनाए। अच्छा, फिर अगली इनकी फरमाइश ये है नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी की कि आप इलेक्शन फौरी तौर पर करवाएं। इन्हें ये लगता है कि अगर आपने 6 महीने दे दिए किसी को वजीर आजम को इधर नया ला के या वहाँ पंजाब में नया वजीर आला बना के आपने 6 महीने बैठ गए, तो ये तो सारा बराबर हो जाएगा। फिर तो लोग कल को, क्योंकि महंगाई नहीं रुकनी, फिर आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, बिजली बढ़ानी है, गैस बढ़ानी है, IMF के साथ जो आपकी शरायत है हुकूमत साइन कर चुकी है, पार्लियामेंट की अप्रूवल दी जा चुकी, आपको तो इंप्लीमेंटेशन करना नहीं पड़ेगी। 6 महीने बाद आप इमरान खान साहब के लेवल पर खड़े होंगे जो आज अनपॉपुलरिटी के लेवल पर खड़े हैं, जिसको आप कैच करवा रहे हैं। सो इस पे नवाज शरीफ साहब की बड़ी क्लियर लाइन है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बने, कोई वजीर आला बने, वो असेंबली को फौरी तौर पर तोड़े, डिसॉल्व करें, नए इलेक्शन करवाएं, हमें फिर फायदा हो सकता है। चौधरी परवेज अली साहब कहते हैं मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपके 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए मैं बनूं। वो कहते हैं चले फ्यूचर के लिए हम आपसे बात करते हैं इलेक्शंस के बाद। वो कहते हैं मैं उन पे शरीफों पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हूं। ये तो मुकर जाते हैं, इनकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनको कौन जाके इनको बताएगा, मनवाएगा कि आप ये करें या वो ना करें। मौलाना फजल रहमान साहब वो अपना उस कट्टा खोल के बैठे हुए, सुना कहता है जी वजारत उसमें हमें दें। सो वो अलहदा अलग प्रॉब्लम है आपके लिए। अब इसमें से इमरान खान साहब की जो आज वाली वो स्पीच थी, मेरा ख्याल है लास्ट कमेंट, वो प्लीड कर रहे थे उस पर। एक इलेक्शन स्पीच होती है ना, जो ये इलेक्शन स्पीच थी कि बहुत सारी चीजें अब नहीं कर, मतलब उनका ये कहना हम जुलाई तक हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ये वही काम कर रहे हैं जो उस वक्त इन्होंने किया था नवाज शरीफ साहब ने कंपनी ने, कि बहुत सारी चीजें डिलेइंग वो फैसले करते गए, बारों करते रह गए, अगली हुकूमत आएगी वो भुगतेगी। सो जितनी उन्होंने आज बातें की हैं कि पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, गैस नहीं बढ़ाएंगे, फलां चीजें नहीं करेंगे। अब कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि जनाब कि हम इनको बढ़ाएंगे, हमारी IMF के साथ शरायत है। सो इट मीन्स इमरान खान साहब को खतरे का एहसास है, इसलिए वो पॉपुलर आज उन्होंने जो फैसले किए हैं, तो उनके जहन में यही है कि अगर वर्स्ट कम सिनारियो कोई नए इलेक्शंस की बात होती तो कम से कम मैं लोगों को कह सकूं जी मैं तो आपको रिलीफ दे रहा था, मैं तो आपके लिए लड़ा था, लेकिन ये कुछ लोग आए हैं, करप्ट हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, ये हैं, और आके इन्होंने सारे का सारा वो सिलसिला जो है ना वो ख़त्म कर। सो इट वाज ए पॉलिटिकल स्पीच, और मेरा ख्याल है इलेक्शन स्पीच ज़्यादा थी। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है और इसके बाद बात करेंगे कि जो फ्यूचर का सियासी मंजरनामा है वो क्या हो सकता है, कितनी कन्विक्शन है जो ऑपोजिशन की मूवमेंट है उसमें, और दूसरा पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो यूक्रेन में बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सका, इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आमिर साहब, हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के खिताब की, उसके इम्पैक्ट की, ऑपोजिशन की तहरीकी कन्विक्शन की, कैसे देख रहे हैं फ्यूचर में सियासी मंजरनामा? पाकिस्तान के फ्यूचर का ये सवाल तो प्लीज़ खुदा करी ना किया करें। सियासत हमारी इस तरह की है कि इसको ज़्यादा देर का डिस्टेंट फ्यूचर का प्रिडिक्ट ना करना चाहिए, ना हम करते हैं। अभी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, मगर मैं समझता हूँ हुकूमत के पास इस वक्त तुर्क के पत्ते ज़्यादा हैं। एक तो MQM का बिल्कुल, अब मैं गिरगिट टाइप लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करना, सुबह कुछ कहते शाम को दोबारा 5 जो है ना वो PTI की तरफ पलटा हुआ है कि ठीक हो गए हैं हम। और प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं, चौधरियों का उनका भी नहीं पता चलता, बेटा यहाँ पे कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, तो उनका भी कल बयान देखेंगे। जो क्लास साहब कह रहे थे कि वो बिल्कुल के इसमें स्पीकर के रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको याद होगा कि जब PTI ने अपने रेजिग्नेशंस दिए थे तो अयाज सादिक साहब उसके ऊपर बैठे रहे थे। ना सिर्फ कि इनके कबूल नहीं किए थे, जो 5-6 इनके PTI के टूट गए थे, उनकी फुल क्रॉसिंग की क्लॉज उस वक्त भी मौजूद थी। उनके ऊपर PTI ने किया हुआ था कि इनको डिसीट किया जाए, तो वो उनको साल डेढ़ स्पीकर साहब ने नहीं किया। स्पीकर का इख्तियार है, स्पीकर आगे नहीं भेजेगा तो वो नहीं होगा। पंजाब में तो स्पीकर वैसे ही परवेज लाई हैं, या होगा। यहाँ भी वो मैंने एक दूरफितरी वाली एक छोटी सी बात छेड़ी थी, मगर लार्जली वो वाइजर मूव होगी कि वो स्पीकर को पहले फारिग करा लें, क्योंकि स्पीकर के बहुत ज़्यादा हाथ में है। मगर एक तुर्क का पता तो ये एक सरप्राइज जो दे सकते हैं कि ये अगर पैसों से बंदे खरीद सकते हैं तो वो भी पैसों से खरीद सकते हैं। सो ये एक फ्लूइड सिचुएशन रहेगी। मैं थोड़ा सा इसके साथ करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने आज जो एक बहुत बड़ा उनका दावा था कि आज़ाद पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़रूरी होती है,
और बड़ा उस पर उन्होंने लेक्चर सही दिया। तो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो बनती है उसके लिए आपकी इक्तिसादी ताकत, आप अगर इक्तिसादी तौर पे मजबूत हों और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम हो, तो फिर आपकी आज़ाद पॉलिसी बनती है। अगर आपका ये पता हो कि IMF यूँ से बाजू पर रोड़ सकती है, फैटिम रोड़ सकती है और यूँ करके आपका यूँ गिर जाएं, तो फिर आज़ाद करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जाते जाते फिर एक थोड़ी सी क्या कहूँ चपेट ही मारी है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मारते गए, किस्म का इनडायरेक्टली सुना दिया कि जी वो जब इस्टेब्लिशमेंट, जब फौजी लोग हुक्मरानी में आते हैं, जो कि है तो सही है, उनके अपने जो मफादात होते हैं वो ज़्यादा मुकद्दम हो जाते हैं नेशनल उससे। और उसके बाद फिर मगर काश सही कह रहे हैं कि ये कहा कि वो वैसे मुशर्रफ के दौर में ड्रोन काम गिरे थे, उनके जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में ज़्यादा गिरे, पर ये नहीं बताया कि उनके दौर में भी जो गिराए गए थे उसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। ये ज़रूर है कि उन्होंने सर झुका दिया था कि जनाब फॉरेन पॉलिसी जैसे आप कहते हैं हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो ये देखेंगे कि यहाँ भी कल कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कौन कितना किस हालात में खड़ा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने अपना तज्जिया दिया, क्लास साहब आपने तज्जिया दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।